चीजों को हमेशा सिंपल रखना है, बेसिक्स रखना है। मान लीजिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया एक बार। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो उसके बाद पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू ओके। देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सर ठीक जो है। स्पेक्ट्रम की बुक है सर, उसमें लग जैसे कई चैप्टर ऐसे हैं जो लग नहीं रहे कि रिलेवेंस के हैं, तो सर उन्हें भी पढ़ना है। सर एक बार जैसे चैप्टर वो करा देते कौन कौन से पढ़ने हैं, लर्न या करने हैं आप तो एक ठीक। बैग पिछले सेशंस वगैरह मिस करके आप आई हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यस सर। स्पेक्ट्रम में यस सर। स्पेक्ट्रम में वो सब चीजें करनी। स्पेक्ट्रम में एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश का भारत में आगमन, वहां से स्टार्ट करना है। यस सर। और 1947 तक आजादी जब तक मिल जाती है, यस सर। स्वदेशी, सीडीएम, नन कॉपरेशन मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, लिमलिको ऑफर, ये सब चीजें पढ़ के यस सर। 1947 तक आजादी मिलती है, वहां तक ही पढ़ना है। ठीक है। हम स्क्रीन ओके शेयर सर। करते हैं तो थोड़ा सा बताकर। ये सारी चीजें तो बहुत बार डिस्कस हुआ है, आप रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे क्लास, और नहीं करती हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिए ओके सर। ना, यूट्यूब पे आप देख लीजिए तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो गया। तो स्पेक्ट्रम में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, डच आती है, फ्रेंच आती है, पुर्तगाइज आते हैं, वहां से जो कहानी स्टार्ट होती है वहां से पढ़ना है और डायरेक्ट 1947 तक पढ़ना है। देश को आज़ादी मिल जाएगी और आपको भी स्पेक्ट्रम से आज़ादी मिल जाएगी, यहाँ तक पढ़ना है। जब पहली बार पढ़ रही होंगी तो हाइलाइटर, पेन, पेंसिल वगैरह इस्तेमाल करी होंगी। दूसरी बार उसको पढ़ने से पहले एक बार पीवाईक्यूज वगैरह को देख लीजिए, प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यूज देखिए और मेंस का भी पीवाईक्यूज देखिए। फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज करिए। फिर उसके बाद डबल रिवीजन हो जाएगा तो 5-6 सेक्शनल टेस्ट 2026 में अटेम्प्ट देना है। तो ये 5 सेक्शनल टेस्ट यानी 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको लगाइए, जो बनता है ठीक है, जो नहीं बनता है बुलेट पॉइंट में नोट मेकिंग कर दीजिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू और सर। टाइम, हाँ, और टाइम अभी ज्यादा है तो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ वगैरह का क्वेश्चंस वगैरह भी देख लीजिए। उसी तरह लक्ष्मीकांत में जो शुरू के 2-3 यूनिट है, मतलब वो 30 चैप्टर्स तक, उस पर काफी ज्यादा फोकस करना है, उसको रिवाइज करना है, फिर पीवाईक्यूज देखना है, यही करना है। चलिए, हम लोग 2025 वाले का भी हैंडल कर रहे हैं। और 25 मई के बाद हम लोग 25 मई के बाद प्रीलिम्स 2026 और मेंस 2025 काफी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और 2026 वाले ग्रुप में होगा तो वहाँ पे शेड्यूल वगैरह भी, शेड्यूल बोल रहे हैं, टारगेट्स वाला पीडीएफ, कैसे कैसे पढ़ना है कौन कौन से वीक में, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करिए। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, और उससे पहले 1 मिनट का डिस्कशन कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में, कितने लोग हैं आज, ज्यादा लोग हैं, तो जो प्रीलिम्स 2025 अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी 25 मई को एग्जाम दे रहे हैं, उनके मन में 2-3 चीजें, बातें आ रही होंगी। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें आ रही होंगी। कि 2 साल से, 2.5 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से सबका अलग अलग कंडीशन होगा। वो लोग अपने आप को ये बता रहे होंगे कि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, मैंने मॉक अच्छे से नहीं लगाया, सी सेट में मैथ पॉइंट कमजोर है, या रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इस बार हल्के से एग्जाम दे देते हैं, और अगले साल बहुत मेहनत से एकदम, मतलब जान झोंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, माउंटेन हिला देंगे, सब चीज कर देंगे। सब चीज को त्याग कर अगले साल हम रैंक लेके टॉप 10 में, टॉप 100 में एग्जाम को निकाल लेंगे। पहला ये। दूसरा थिंकिंग ये आ रही होगी कि हम स्किप कर देते हैं। ठीक है। तीसरा ये आ रहा होगा। हाँ हाँ, बोलिए, बोलिए।
तो दो तीन तरह की थिंकिंग आ रही है। इन सब चीजों को दरकिनार करके 24 दिन बच गए हैं हाथ में, रिवीजन के साथ किया जा सकता है एग्जाम को। ठीक है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है और ह्यूमन नेचर है कि अपने कंफर्ट जोन में लोग जाना चाहते हैं। जैसे मैं भी थका हारा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेशन ले रहा हूँ। तो कमिटमेंट होना चाहिए खुद से कि मैं पढ़ेंगे 12 से 14 घंटे पढ़िएगा, उसके लिए 15-16 घंटे सीटिंग करनी होगी। चलिए हम लोग आते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और कल डबल सेशन चलेगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, और कल मॉडर्न खत्म कर देंगे। 3 तक मेडावल और एंसेंट भी खत्म हो जाएगा। और ज्योग्राफी और इकोनॉमी को हल्का हल्का सा टच करके विद इन 10 हम लोग वाइंड अप कर देंगे इस चीज को। क्योंकि इस चीज को मैंने बता दिया है कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे इंटरप्रेटिव लेंस और लॉजिकल रीजनिंग लगानी है, कैसे की पॉइंट्स पे फोकस करना है। लगभग आइडिया मिल चुका है आपको, और यही आपका टाइम, आप ही का टाइम काट के तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि एग्जाम में काफी बेनिफिट्स होंगे। लास्ट मिनट क्वेश्चन है अपने पास, लेकिन कुछ 85 से नीचे अटेम्प्ट है। 85 से नीचे अटेम्प्ट है, इसका मतलब प्रीलिम्स नहीं होगा। 85 तक तो चलो चल जाएगा, अगर थोड़ा सा और हम लिबरल होके 80 के नीचे अगर आप बोले कि आपका अटेम्प्ट यूपीएससी 25 मई को 80 से नीचे है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम। आपका एग्जाम कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो 2 3 4 5 जितना होगा, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और कुछ लास्ट मिनट ट्रिक्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग को समराइज करने का कोशिश करेंगे 4 5 घंटों में। तो आपका टाइम काट के आप ही को दिया जाएगा रिटर्न। और क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस हमारे पास है, और मेरा अटेम्प्ट 80 से नीचे है। मैं ही एग्जाम दे रहा हूँ, और मेरा अटेम्प्ट, मैंने देखा कि मेरा अटेम्प्ट 80 से नीचे है। प्रीलिम्स तो मेरा होने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, यानी आपके पास 20 से 25 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं। उन 20 25 में से 15 क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, 15 क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। अगर 15 अटेम्प्ट लिए और हमारा 15 में से 9 गलत हो गया, तो यहाँ पे 6 बच गया, 6 सही बचा, और 9 मेरा गलत हुआ, तो 9 के लिए निगेटिव डिडक्शन होगा। तो इसमें से 3 करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर को हटा देंगे। फिर भी आपके पास पॉजिटिव 3 क्वेश्चन का बेनिफिट्स होगा। इसका मतलब आपके पास 6 मार्क्स नेट मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन को कैसे टैग करना है, मतलब ये वो सिनेरियो मैंने बोला है कि 9 क्वेश्चन, लेकिन हमेशा 8 7, 8 सही होंगे तो 7 गलत होंगे, या 7 सही होंगे तो 8 गलत होंगे। फिर भी आप यहाँ से 10 मार्क्स का मार्जिन लेके प्रीलिम्स को आराम से कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे, कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास है, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, 2 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। 2 पे स्टक कर जाएंगे तो थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा गेस मार्क, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, वहाँ पे रैशनैलिटी का थोड़ा सा यूज करेंगे, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी यूज करेंगे, साइंटिफिक मेथड में। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा करके आना है, ठीक है, रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। तो मेरा ये प्लान है कि 10 से पहले इसको वाइंड अप कर देना है। कल 2 सेशन चलेगा, 10 मिनट का ब्रेक चलेगा बीच में, फिर उसके बाद दोबारा से सेशन चलेगा। तो कल मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा, और 3 4 दिनों में 3 4 एंशियंट और मेडावल। और जो सीरियस कैंडिडेट आप में से हैं, तो हमने पॉलिटी को इसी तरह करा है। और जो नहीं अटेंड करे हैं वो जाके यूट्यूब पर देखिए। क्वालिटी आप लोग अच्छा कर चुके होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे यहाँ से पढ़ के जाते होंगे, और कल होके या रात में रिवीजन करते होंगे। फिर अभी मॉडर्न चल रहा है, तो यहाँ पे भी काफी हेल्प मिल ही रहा होगा कि कैसे चीजों को टैकल करना है, एक्टिव रिवीजन कैसे करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 3 क्वेश्चंस यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, पढ़ते हैं। तो आप लोग भी उधर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या, बोल रहे हैं मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? ठीक है, करिए। ब्राह्मो समाज, लेकिन मैं 2013 से 14 में वाजीराम में कोचिंग करा था। मुझे मतलब माइंडफुलनेस के साथ यहाँ पे बैठिए, रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं पड़े, और ज्यादा नोट मेकिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़े। माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरे को हर क्लास का एक एक चीज याद है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था, क्या नहीं पढ़ाया गया। तो इम्पोर्टेंस
के साथ, थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ बैठिएगा तो सारी चीजें दिमाग में चली जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दिया जाता है। चलिए, यहाँ पे ब्राह्मो समाज कल भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा, ये कल कर चुके हैं क्या? यस सर। अच्छा, ये कल हो चुका है। अच्छा, महात्मा गांधी और ये सब हो चुका है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा हमें, पुराना पीडीएफ ले लिया है मैंने, थोड़ा सा इसको मैं नया डाल देता हूँ, पुराना ही कल का ही था। तो हम लोगों को थोड़ा सा, यानी ये पुराना ही वाला, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में। ओके, हो गया। तो मेहनत करिए, और 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 25 दिन काफी अच्छे से यूज करना है, ठीक है? और हिम्मत नहीं हारना है। तब तक एक कर लेते हैं, दूसरा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सिविल, दूसरा पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, तब तक इसको करते हैं हम लोग। एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विसेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एरा चला था, 1815 के बाद डायरेक्ट क्राउन रूल हो जाता है, कल ही हम लोग देखे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, माइक ऑफ करके रखिए आप लोग। कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज, इसका नाम था पहले ट्रिपल सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, निकल गए सिविल सर्विस। तो इसका नाम था कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर हायर पोस्ट। ब्रिटिश हायर, जितने भी हायर पोस्ट थी उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिया जाता था। और दूसरा नाम था अनकवर्नेटेड, मतलब एक प्रिविलेज, एक अनप्रिविलेज, ठीक है? और लोअर रैंक के पोस्ट इंडियंस को दिए जाते थे। और कल भी मैंने हिंट किया था कि पहले क्या था, पैट्रोनेज सिस्टम था। अपॉइंटमेंट जो होते थे रिकमेंडेशन के होते, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े जज हैं या बहुत बड़े पोस्ट में हैं, उनका कोई रिलेटिव है, तो वो रिकमेंड करते थे और उनको सिविल सर्वेंट का पोस्ट मिल जाता था, और वो इंडिया में आके सर्व करते थे। ठीक है, ये वाला चीज आप खुद से देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से ये वाला कॉलम को देखेंगे, ठीक है? कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया, तो ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करा गया और नाम बदल के रख दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज। पहला एग्जाम लंदन में 1855 में हेल्ड हुआ, क्योंकि 1853 में चार्टर एक्ट आया, तो उसमें प्रोविजन था 2 साल के अंदर ही एग्जाम लंदन में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिश्ड हो गया परमानेंटली, ठीक है? ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएटेड, एआई। स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश राज कहा गया, यही वर्ड वहां से कॉपी किया गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज इज नॉन एज स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और इसमें जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे 95% टिल 1914, 1914 तक। फिर एचिसन कमीशन आया, ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियस, मतलब 10 साल पहले पूछ चुकी है। एचिसन कमीशन रिकमेंडेड, इन्होंने रिकमेंड करा, कमीशन थी तो इनको बैठाया, कमीशन को बैठाया किस जाता है, रिकमेंडेशन और सजेशंस के लिए। तो इन्होंने डिवीजन करा, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस, ये 3 चीजों में डिवाइड करी सर्विसेज को, ठीक है? और प्रपोज्ड इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे बोला कि इंडियनाइजेशन को लिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया से होंगे तो इंडिया के प्रॉब्लम्स को ज्यादा समझ सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। फिर अगला आया मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है? 1919 में, आपको मालूम है, डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गया, रिवीजन भी हो रहा है। और डायरकी मतलब क्या होता है, रिजर्व डिपार्टमेंट्स जो हुआ था वो फाइनेंस, लॉ, वो अंडर सिविल सर्विसेज
रख दिया गया और ब्यूरोक्रेट्स वहां से हैंडल करते थे। और ट्रांसफर्ड में क्या था, एजुकेशन, हेल्थ, जहाँ से पैसे कम आते थे तो वही डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गई। और मेन चीज था रिजर्व डिपार्टमेंट, जो की पोर्टफोलियोज और की डिपार्टमेंट्स वो सिविल सर्वेंट हेड करते थे। अगला आया ली कमीशन, ईयर भी याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1924 में हुआ। और इन्होंने कमीशन आया तो वो डेफिनेटली रिकमेंड करने के लिए कमेटी बैठाई जाती है कुछ सजेशन मांगने के लिए। तो इन्होंने 40% आईसीएस पोस्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज का पोस्ट इंडियंस के लिए कहा। और यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं, पच्चीसन कमीशन भी बोला कि इंडियनाइजेशन करिए सिविल सर्विसेज का, क्योंकि वो किससे डील कर रहे हैं, इंडियन से डील कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। और साइमल्टेनियस एग्जाम को उन्होंने रेकमेंड करा कि इंडिया में भी एग्जाम लीजिए और इंग्लैंड में भी लीजिए, कि इंडियन सिर्फ इलीट्स ही जा पा रहे हैं लंदन इतना खर्च करके, वो भी चांसेस कम है। फिर वहां पे यूरोपियन लैंग्वेज भी एक अडॉप्ट मतलब लिखना था, जैसे कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो वहां पे एक यूरोपियन लैंग्वेज था उसको भी सीखना था, और उन्हीं उन्हीं के साथ compete भी करना था। तो इन्होंने बोला कि 40% सीट्स इंडियंस के लिए, और साइमल्टेनियस साथ साथ में इंडिया में भी एग्जाम और इंग्लैंड में भी एग्जाम, जो कि 1922 से संभव हुआ। फिर अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इधर इधर बैठ जाइए। 1935, 1935 फेडरल पब्लिक कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। प्रोविंशियल सर्विसेज एक्सपैंडेड, प्रोविंशियल जो स्टेट जैसे होता है ना, स्टेट सर्विसेज, उसको एक्सपैंड करा गया। और आईसीएस रिटेन कंट्रोल ओवर की एरिया। तो गवर्नमेंट में भी देखते हैं आर्टिकल 312 के थ्रू क्या करता है, जो सेंटर होती है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर पे अपने हेड्स बैठा देती है, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज पास करके जाते हैं, लबासना में उनकी ट्रेनिंग होती है, मसूरी। ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आजादी मिल गई, तो ये 3 सालों में क्या क्या हुआ। इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख दिया गया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई ऑन सिविल सर्विसेज, और आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज को जोड़ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद कोठारी कमेटी आती है 1976 में, इंट्रोड्यूस्ड फाउंडेशन कोर्स, जो नवासना में फाउंडेशन कोर्स चलता है। रिकमेंडेड लेटरल एंट्री, जैसे लेटरल एंट्री पर भी बहुत सारा डिबेट है, तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। इन्होंने 1976 में ही बोल दिया था कि लेटरल एंट्री, क्योंकि सब जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ कुछ की पोर्टफोलियो स्पेशलाइज्ड को भी देना चाहिए, फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पे फोकस करने की बात करी। ठीक है। यही मॉडर्नाइज्ड ट्रेनिंग जो लवासना में दिया जाता है, शिफ्ट फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट अप्रोच। ठीक है। लेटरल एंट्री डिबेट आज भी रेलिवेंस है, और जैसे आधार कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन निरंकनी ने करा था, वो कैसे, लेटरल एंट्री के। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंड करी परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल, कि किसी को ऐसे प्रमोशन नहीं दीजिए, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने कैरियर में तभी अप्रेजल दीजिए, यानी पैसे, सैलरी बढ़ाइए, बॉक्स बढ़ाइए। इथिक्स इन गवर्नेंस, इथिक्स की बात आ गई कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिजिटल रिफॉर्म्स। ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ की रिफॉर्म्स। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्री 1947 में क्या हुआ। लंदन बेस्ड एग्जाम था, रेशियल बेसिस था, पैट्रोनेज सिस्टम था, रिकमेंडेशन से अपॉइंटमेंट होता था। इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जो इंपीरियल था वो हायर पोस्ट पे रहते थे, बाकी प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट लोअर रैंक के थे। फिर इंडियनाइजेशन हुई, ओनली 10% इंडियंस इन आईसीएस बाई 1930 तक। सिर्फ 10 लोग 100 में से सिर्फ 10 लोग ही इंडियन होते थे, बाकी 90 अंग्रेज होते थे। ठीक है। और ब्रिटिश डोमिनेटेड स्टील फ्रेम थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या हुई, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट बेस्ड एजेंसी बन के आई, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है ये। ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट तीनों की एग्जाम लेती है। फुल्ली इंडियनाइज्ड आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी गई। और इसमें आर्टिकल 312 तो पढ़ना ही है, साथ में 311 पढ़ना है, जो कि इम्यूनिटी देती है और टेन्योर की सिक्योरिटी देती है आईएएस आईपीएस। और ये प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन टर्मिनेट प्रेसिडेंट ही करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, इसीलिए आज लोग सब इसके पीछे भाग रहे हैं और आप भी भाग रहे हैं।
एचिसन कमीशन 1886 में एक एक लाइन में दिया हुआ है, देख लेंगे कैसे नोट्स बनाना है, यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद ये यूपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, कल यही मैं बोलना चाह रहा था, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक करा था। फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर, ये किसी को पता कम होता है, अन्ना राजम मल्होत्रा, ये 1951 में। फिर उसके बाद आईपीएस तो आपको मालूम है, किरण बेदी, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ये भी लेडी है, और ये भी सर फर्स्ट लेडी। आईएएस वुमेन आईएएस ऑफिसर अन्ना जॉर्ज हैं हाँ, सर। ये लेडी है। और ये कौन, हाँ बोलिए फिर से बोलिए। सर अन्ना जॉर्ज हैं फर्स्ट आईएएस अधिकारी, लेडी। हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है ना। और ये मेल, ठीक है, दोनों लेडी थी, ये भी लेडी, ये भी लेडी, ये मेल। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आया तो ये दो फैक्ट को रखना है। लेटरल एंट्री 2018 से, डोमेन एक्सपर्ट्स इन ब्यूरोक्रेसी। और मिशन कर्म योगी जो गवर्नमेंट लाई है वो कैपेसिटी बिल्डिंग से है, तो ये भी स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1853 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 19 ली कमीशन रिकमेंडेशन, आईसीएस रीनेम्ड एज आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज। सरदार पटेल का यहाँ पे नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिविल सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश का व्यू क्या था, आईसीएस इज द स्टील फ्रेम ऑफ द राज, ठीक है। आईसीएस का स्ट्रेंथ 1939 तक 1200 मेंबर थे, जिसमें 5% इंडियन थे। और आईएएस का स्ट्रेंथ 2024 में मोर देन 5500 ऑफिसर सर्विंग एज एन आईएएस ऑफिसर। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया ली कमीशन के की रिकमेंडेशन से। कॉन्सेप्ट वहां पे इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में पूछा गया था। रोल ऑफ एथिसन कमीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ये दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये 2019 में फर्स्ट इंडियन आईएएस ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर ऑप्शंस में एक स्टेटमेंट में था। तो इस तरीके से इसको रिवाइज करना है, पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके इसको रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं और दूसरा पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार और फिर से कोशिश करते हैं। मम्मी की, और सब बताइए, आप लोग बातचीत करते नहीं है ना, लाइक करते ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये हम लोग नहीं देखे। यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स है, आना आना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लग गया तो मतलब उसको कम करना। क्या क्या हुआ ये करेक्ट समझना है, ठीक है, समझा उतना नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो समझ में आ ही जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रक्ट करा गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे टेक्सटाइल, मेटल वर्क, जो छोटे छोटे एसएमईज, ठीक है, एसएमईज, इन सब चीजों को डिस्ट्रक्ट किया गया। हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन, जब जब इंडियन एक्सपोर्ट्स करते थे ब्रिटेन में, तो उन पे टैरिफ लगा के इंडियंस गुड्स के दाम बढ़ा दिए जाते थे इन कंपेरिजन टू ब्रिटिश। तो महंगा होने के कारण, कोई दो साबुन यूज कर रहे हो आप, दोनों सेम क्वालिटीज की है, और एक 20 रुपए ज्यादा महंगा महंगा है और दूसरा 20 रुपए कम है, तो डेफिनेटली हम कम वाला लेंगे, सेम क्वालिटी की चीज मिल रही है। तो यहाँ से इंडियन को थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिला। और फ्लड ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैनचेस्टर में, लैंकाशायर में, जो मास लेवल पे प्रोडक्शन होते थे कंपनी में, उन सब चीजों से इंडियन मार्केट को फ्लड कर दिया गया था। और वो काफी चीप भी होते थे इन कंपेरिजन टू हैंडमेड वोवेन और खादी पाद वगैरह, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर जैसे ढाका, सूरत, मुंबई, इन सब चीजों का डिक्लाइन हुआ जगहों का। फिर उसके बाद
पीजेंटाइने पीजेंटाइजेशन ऑफ आर्टिसन। जितने भी आर्टिसन थे, बेरोजगार चली जाएगी तो वो अपने गांव के तरफ ही जाएंगे। वहां पे जाके खेती बाड़ी में काम करेंगे और दो पैसे कमा के अपना पेट भरेंगे, परिवार चलाएंगे। तो जितने भी, जैसे हम लोग ये भी देखे थे, जब रीजनल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में डेथ हुआ, तो उसके बाद जितने भी पैट्रोनेज थे वो स्टेट प्रोविंसेस में चले गए। वहां पे मतलब हाइब्रिड हाइब्रिड जनरेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिलता है। फिर वो जब सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू उनके सीट्स को ले लिया गया, तो फिर वो अपने गांव में चले गए खेती बाड़ी करने में। तो वही पीजेंटाइजेशन ऑफ आर्टिसंस। फिर 1850 में इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो 25% था उस समय 25% था, 1750s में वो घट के 1.7% हुआ। और आजादी के समय में 1947 में ये 18% था। जो कि आज भी इंडिया वही मुझे लगता है 1.5 से 2% के बीच में ही ग्लोबल शेयर है इंडिया का एक्सपोर्ट्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या, उससे क्या क्या हुआ, क्या क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पहले वो देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, वही जमींदारी बंगाल में, रैयतवाड़ी 1820 के करीब के दशक में, डायरेक्ट पीजेंट पेमेंट मद्रास बॉम्बे में। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि वहां पे एक पट्टा दिया जाता था और डायरेक्ट मिडिल मैन को हटा दिया गया था। जमींदारी से ब्रिटिशर सीखी थी कि मिडिल मैन का काफी वर्चस्व हो रहा है और वो सारा पैसा काट ले रहे हैं और एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो महलवारी सिस्टम यानी रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आई, जिसमें पीजेंट्स डायरेक्ट ब्रिटिश एजेंट को पैसा पे करते थे। फिर आगे वही सेम इसमें भी है, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लाया गया था। हेवी बर्डन ऑन पीजेंट्स, इसका इम्पैक्ट क्या था, 50 से 60% प्रोड्यूसी। जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और हम ब्रिटिश एरा में रह रहे हैं, तो 50% अगर इंटरेस्ट हमसे कोई लेगा और 1 साल के बाद हमें देना है, तो हमें कितना देना होगा, 1.5 लाख रुपए देना होगा। तो ये काफी कम्बरसम था और काफी, और कुछ बीच में मेरे साथ घटना हो गया तो फिर हम दे भी नहीं पाएंगे। और मेरे पास 2 एकड़ या 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है, वो भी हाथ से चला जाएगा। तो ऐसा ही वहाँ होता था, इंडेप्टनेस बढ़ जाती थी, फ्रीक्वेंट फेमिन्स आया। मोर देन 25 मेजर फेमिन आया जो 40 मिलियंस, दैट इज 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। ग्रोथ ऑफ मनी लेंडर्स की ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। जैसे हम लोग कल 3 गठिया पढ़ रहे थे, इंडिगो, शुगर केन, ओपियम की खेती भी होती थी। तो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे और फिर उसके बाद यही आज़ादी तक चलता रहा। और उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो फूड सफिशिएंसी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से PL 360 स्कीम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। और अभी भी यूट्यूब पे इंदिरा गांधी का अ, एक वीडियो क्लिप है जहाँ पे वो US प्रेसिडेंट के साथ आर्ग्यू करते हुए दिखाई दे रही हैं और वो प्रॉब्लम बता रही हैं। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। होम चार्जेस, होम चार्जेस, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, होम चार्जेस क्या होता है। ठीक है। जैसे जितने भी ब्रिटिशर्स इंडिया में पोस्टेड थे उनकी सैलरी, फिर वो रिटायर होके ब्रिटेन चले जाते थे, तो उनका पेंशन ये इंडियंस क्लियर करते थे। इंडियंस के ऊपर आता था सैलरीज, वॉर कोस्ट, वॉर होता था, अनेक्सेशन होता था, इंडियन के ही पैसे से, इंडियन खजाने से ही सारा चीज फाइनेंस होता था, वो होम चार्जेस। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 30 to 50% ऑफ इंडिया का रेवेन्यू होम चार्जेस में चला जाता था। दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट करा था कि लमसम 3 to 40 मिलियन पाउंड्स एनुअली भारत के खजाने से, भारत का पैसा ब्रिटेन में जाता था और वहां फाइनेंस होते थे। फिर उसके बाद जैसे डलहौजी रेलवे लाइन बिछाए, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था तो ये फंडिंग करी। तो फंडिंग के दौरान क्या हुआ बात, कि ब्रिटिशर्स के पास जो एक्स्ट्रा मनी था वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करी और उनको मान लेते हैं 5% रिटर्न भी दिया जाता। तो ये 5% कहाँ से आता था, वो इंडियन से ही वसूलते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडियंस का ड्रेन हुआ। यही सारा पैसा अगर देश में ही इन्वेस्ट होता तो हमारा देश अभी और अच्छे हाल में होता।
कैपिटल स्टारवेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे सारा कैपिटल चला जाता था, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को कैपिटल ही नहीं मिलता था, तो वो अपना यूनिट को एक्सपैंड नहीं करती थी, नहीं कर पाती थी। इसीलिए गांधी के साथ जमना लाल बजाज, सारा भाई और जितने भी बैंकर्स, मनी लेंडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बाद में जाके बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए वो गांधी को सपोर्ट करते थे कि हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के लोग लोकतंत्र स्थापित करेंगे, राज करेंगे, हमें संरक्षण मिलेगा। ब्रिटिश संरक्षण नहीं दे रही है, ब्रिटिश अपने ही देश अपने ही कंपनियों को संरक्षण प्रदान कर रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए थे कि हमें फायदा हुआ। फोर्स एक्सपोर्ट सरप्लस, रॉ मटेरियल्स को यहाँ से भेजा जाता था ब्रिटेन में, फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता था, फिर इंडिया में। इंडिया सबसे पहले मान लेते हैं हम 1 क्विंटल कपास खरीदे इंडियन फार्मर से, डरा के धमका के 20 रुपए केजी कपास खरीदे, खरीदना चाहिए था 60 रुपये, हमने 20 रुपए केजी खरीदा, फिर ये कच्चे माल को ब्रिटेन में भेज दिया या फिर यूएसए में भेज दिया, वहां भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो वहां पे मैन्युफैक्चर्ड हुआ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, फिर उसको इंपोर्ट करा गया इंडिया, तो 20 रुपया में यहाँ से खरीद गया, फिर उसी चीज को 80 रुपया में, 90 रुपया में यहाँ पे बेचा गया, तो दोनों तरफ से इंडियन मार खाते थे। तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है। स्टर्लिंग डेब्ट, जो भारत पर कर्जा था वो 400 मिलियन से ज्यादा डॉलर पाउंड का हो गया था। इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हाउ ड्रेन फाइनेंस्ड ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडियन ने जन्म दिया है, इंडियन के पैसों से वो फला बढ़ा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कैसे हुआ, वही कैश क्रॉप्स, कॉटन लैंकेशायर मिल्स में जाता था, फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट मैनचेस्टर, इंडिगो, ओपियम, ये सब कैश क्रॉप है। फैमिन ट्रिगर हो गई क्योंकि चावल और गेहूं, अनाज, मक्का, दाल, ये सब उगाने का जगह ही नहीं था, वहां पे कैश क्रॉप होता था, तो वो फैमिन आना ही आना है। फूड ग्रेन्स डिक्लाइन बाय 40 to 30%, जितने भी अनाज वो डिक्लाइन हुए। फिर पीजेंट इंडिपेंडेंस 1881 में 300 करोड़ ऐसे एस्टिमेट किया गया है। तो वही इनकी जमीन हड़प लेना, सोना चांदी जो भी गहना जेवर है वो गिरवी रखना, फिर बाद में 4 महीने के बाद वो भी चला जाता था। ठीक है, तो ये सब देखना है इम्पैक्ट क्या हुआ। बहुत सारे मिलियंस, लाखों में लोग डाइड हुए हैं। रीजनल स्पेशलाइजेशन, जैसे पंजाब में वेट, बंगाल में जूट, ये सब था, तो ये सब एक्सपोर्ट होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या करी, रेलवे करी, रेलवे में जैसे मान लो आप ब्रिटिशर्स हो, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, आपको 10% का रिटर्न अगले साल आपको मिल जाता, तो वो पैसा कहाँ से, ब्रिटिश अपने घर से ला के नहीं देती थी, इंडियन से ही वसूल करती थी। जैसे उन्होंने कैनल्स प्रोग्राम स्टार्ट करा, तो उस पर भी टैक्स लेती थी, उससे फायदा कमाती थी। टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करा डलहौजी, ये तीनों ने काम तो डलहौजी ने करा। कैसे, मैंने बोला क्योंकि हमें मालूम है 1848 से 56 तक डलहौजी था, और ये तीनों उसी लाइन में फॉलो करते हैं, तो ये सारा है डलहौजी। पीडब्ल्यू, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जो लाया, फिर वहां से टैक्सेस गेन करी, वहां से फायदा होने लगा, तो सारा पैसा कहाँ जाता था, ब्रिटेन जाता था, होम चार्जेस में जाता था, मिलिट्री को फाइनेंस करने में। फैसिलिटेड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाता था, बाहर भेजा जाता था। यूनिफाइड मार्केट क्रिएट किया गया। निगेटिव, वही ट्रेन इंटेंसिफाइड। फिर उसके बाद रेलवे फ्राइट रेट्स फेवर्ड ब्रिटिश इंपोर्ट्स, और रेलवे लाया गया, तो रेलवे इसलिए लाया गया क्योंकि जैसे मान लो ये बॉम्बे है, मुंबई एक पोर्ट सिटीज है, समुद्र के किनारे है, यहाँ से नाव पे, जहाज पे डाल के हम यूएसए, ब्रिटेन, देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, ब्रिटिश गुड आ गया ब्रिटेन से बनकर, फैक्ट्री से, लैंकाशायर और मैनचेस्टर से। लेकिन हिंटरलैंड में, ये सब जगह, ये सब बांग्लादेश सब अपना था ना, इधर सब अपना था, तो यहाँ से इधर कैसे भेजा जाए, इसको पेनेट्रेट कैसे किया जाए, यहाँ से कैसे जाए। मान लो यहाँ से चेन्नई है, यहाँ पे ब्रिटेन से आ गया गुड्स, लेकिन इसको गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, तो वही रेलवे लाइन बिछाया गया, किस लिए, ब्रिटेन के लिए रेलवे लाइन बिछाया गया, तो ब्रिटिश अपने फायदे के लिए रेलवे लाइन लाई। तो आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेगनेशन हुई, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, नो टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज को कोई टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं, अगर अपनी सरकार रहती और अपनी सरकार रहती और नवजात इंडस्ट्रीज रहता तो उसको संरक्षण प्रदान करती, टैक्स हॉलीडे देती,
बहुत सारा आपने प्रोविजन पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है गवर्नमेंट का, जो एमएसएमईज को संरक्षण प्रदान करता है। जैसे फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल बन रहा था, तो यूएसए ने केस करा डब्ल्यूटीओ में। क्यों करा? क्योंकि इंडियन मार्केट उतना डेवलप नहीं था, तो यूएस वाले जो इंपोर्ट करते थे, मतलब हमारे देश में जो यूएसए का पैनल आता था उस पे ज्यादा टैक्स लगाती थी। ये सब चीजें तो अपनी गवर्नमेंट रहने से क्या होता है, फायदा होता है। लिमिटेड ग्रोथ हुआ ओनली जूट कॉटन मिल्स। हाँ बोलिए। फिर स्टार्ट हो गया है। माइक मैच कौन? मुंबई उसका। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। 1914 तक ओनली 1.1% वर्कफोर्स इन मॉडर्न स्टेट्स। सोच सकते हैं कि सिर्फ 1.1% वर्कफोर्स मॉडर्न स्टेट में थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं, डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश मशीनरी। ठीक है, ये सब पढ़ी है खुद से। इसकी पॉलिसीज क्या क्या था? हाई टैक्सेशन, यहाँ तक कि नमक पे कर लगाया जाता था, नमक पर टैक्स लगाया जाता था। वही सीडीएम आपको मालूम है, डांडी मार्च। ठीक है। करेंसी मैनिपुलेशन होता था। रेशियो बेनिफिट्स फिक्स टू बेनिफिट्स ब्रिटेन। ठीक है। ट्रेड सरप्लस था, बट अर्निंग सीफन टू ब्रिटेन, जो भी अर्निंग होती थी वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था। डिफ्लेशन प्रेशर, ये सब सारी इकोनॉमिक्स वाला टर्म आप देखिएगा, ये सब मैनिपुलेट करके यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा खुद से। लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्लांटेशन वर्कर को एज ए स्लेव रखा जाता था। आसाम वाला केस मॉडर्न एक्सपेक्टर में दिया गया है। इंडेंचर्ड लेबर, यहाँ के लेबर फोर्स को मॉरिशस, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, अफ्रीकन कंट्री वाले कॉलोनियल जो थे उनको, वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब भेजा जाता था, चार्जर कनेक्ट करना था। ठीक है। तो यही है। फैक्ट्री एक्ट लाया गया। कौन लाया गया? रिपन, हमें याद आ रहा है, रिपन 1880 से 84 तक था, तो रिपन 1881 में फैक्ट्री एक्ट लाया, जो काफी इम्पोर्टेंट। ठीक है। लो वेजेज, टेक्सटाइल वर्कर्स को लो वेज दिया जाता था। फिर उसके बाद कंपैरेटिव, ये सब देखिएगा खुद से। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, मुगल्स मुगल्स के काल में, कंपनी रूल में, और 1858 से 1947 तक क्राउन रूल। थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। जीडीपी शेयर कितना था मुगल्स के समय? 24.4%, 25 रफली मान लो, 1700 तक, औरंगजेब तक। ठीक है। और 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड 1750 तक। एग्रीकल्चर में फूड सरप्लस था, हम ज्यादा अपने खाने के रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम अनाज उगाते थे, जैसे चावल, धान, गन्ना, मकई, सीरियल्स, जो भी है, दाल, चना, जो भी है वो हम लोग सरप्लस करते थे। ये मुगल्स मेडेवल्स अपना जो राज था। ठीक है। बाहर तो नहीं जाता था पैसा एटलीस्ट। जब कंपनी रूल आई तो वो डिक्लाइन होती गई, 16% 1820 में। फिर उसके बाद 1850 में 2%। फिर कैश क्रॉप कोर्सन, कोर्सन मतलब जबरदस्ती कैश क्रॉप को उगाने लगी। फिर उसके बाद क्राउन 1857 में रिवोल्ट होता है, फिर क्राउन रूल एस्टेब्लिश्ड होता है। अब ये 16% से कोलैप्स करके 3.8% हो गई 1950 तक। ठीक है। बिकेम नेट इंपोर्टर, जहाँ पे हम लोग अब इंपोर्टर बन गए। किस चीज का? टेक्सटाइल का। कपड़ा भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट किया हुआ पहनने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश क्रॉप जब हो गया तो फूड क्रॉप्स डिक्लाइन हुआ। तो खाने के लिए जब उगाएंगे ही नहीं तो भूखमरी ही आएगी, फेमिन आएगी। ठीक है। अकाल वर्ड तो यहाँ पे नहीं गए, अकाल तो उसको कहते हैं जहाँ बारिश वगैरह नहीं होती है। ठीक है। तो फैमिन प्रोन, 30 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती है, जैसे आप पढ़े होंगे बंगाल की फैमिन। एनसीईआरटी में काफी अच्छे से पिक्चर वगैरह के साथ डिपिक्ट है बंगाल फैमिन। तो ये सब चीजों को कहीं भी डिबेट हो रहा है, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ये सब चीजें पॉइंट्स अगर अच्छे से इनकलकेट है, इम्बाइब कर लियो अपने अंदर, पढ़ाई के दौरान अच्छे से ब्रेन ब्रेन में इसको ट्रिकल करे हो, तो अच्छे से कहीं भी आंसर वगैरह लिख सकते हो। ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड यूपीएससी ने दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त दोनों का नाम दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट, तीर्थंकर रॉय वर्सेज इरफान हबीब, जो रिसेंट में डिबेट चलता है,
पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड। रेलवे इम्पैक्ट, डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेंड, मार्क्स वर्सेस मॉरिस। ठीक है, मार्क्स भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस पर कमेंट करे हैं। टेक्सटाइल कोलैप्स हो गया। हैंडलूम वेवर्स फेल फ्रॉम 1.25 मिलियन टू इतना, मतलब ये 12.5 लाख था, 12.5 लाख से गिरकर 30,000, हमको लगता है ये 30,000 तक आ गए थे, 0.3 मिलियन। ठीक है। फैमिन डेथ 12 से 29 मिलियन, 1876 से 1909 के तहत इतने इतने लोग, करोड़ों में लोग मरे। ड्रेन एस्टिमेट 6% ऑफ इंडिया जीडीपी एनुअली, जीडीपी का 6% ड्रेन हो जाता था। नेशनलिस्ट रेस्पॉन्सेस देख लेते हैं, नेशनलिस्ट का क्या रेस्पॉन्स था। स्वदेशी मूवमेंट लाया गया, ठीक है। रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, वही अपने देश के इंडस्ट्रीज, एसएमईज को बढ़ाने के लिए बॉम्बे प्लान लेके इंडस्ट्रीज लेके आए। वही जो मैंने बताया कि गांधी के साथ लोग जुड़ने लगे, क्योंकि ये लोग सोचे कि अपना सरकार रहेगा तो हम लोगों को संरक्षण मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा? ब्रिटिशर से मिलेगा। ब्लू प्रिंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इकोनॉमी इन्होंने ड्राफ्ट करा। फिर 2023 में ये सब चीजें, दादा भाई नौरोजी, एवरी ईयर इंडिया इज ब्लीडिंग। ठीक है, ये सब चीजें याद रहेगी तो कहीं पे लिख सकते हो। आरसी दत्त ने क्या बोला था? ब्रिटिश रूल वाज ब्लीडिंग इंडिया वाइट। ठीक है। 1765 में दीवानी राइट। 1853 में फर्स्ट रेलवे मुंबई टू थाने। 1876 में फर्स्ट फार्मिंग कमीशन लाया गया। और कंपैरिजन इंडिया वर्सेस जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ स्टार्टेड इन 1850s, लेकिन जापान कहीं और है, हम कहीं और है। परमानेंट वर्सेस रहितवारी, जमींदारी वर्सेस प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन, दिस एंड दैट। चलिए, तीसरे वाले को भी थोड़ा डाउनलोड करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं सोचा कि मैंने कर लिया। तो माइक ऑन करके बोलिए, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा। बात करिए, बताइए प्रॉब्लम, कुछ बताइए, कुछ मोटिवेशन। हिबा हमारे साथ है? जी हिबा अस्सलाम सारा? वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, बोलिए। जी सर, जैसा जीएस और सी सेट के प्रीलिम्स में कितने हम्म। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ओएमआर शीट फिल करनी चाहिए? हम्म। कितने क्वेश्चन के बाद? ठीक है, और कोई दूसरा क्वेश्चन? जी सर, और ये मतलब सर मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन की है क्लास। ये हिंदी मीडियम के लिए या इंग्लिश मीडियम के लिए? देखिए, ये दोनों के लिए है। हम तो हिंदी में बोल हिंदी में बोल रहे हैं। अंग्रेजी तो हमें उतना भी नहीं आता है, काम चलाने लायक आता है। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण क्या किया जाए? आप बताइए, कैसे इसका हिंदी रूपांतरण करें? बस की वर्ड्स है ना? की वर्ड्स है, इसका क्या मतलब? इतना हिंदी से आप लोग इंग्लिश से मत डरिए। हम लोग प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का प्रोग्राम लेके आएंगे, मेंस मेंटरशिप का, तो उसमें हम लोग हिंदी का देंगे। अभी टाइम कंस्ट्रेंट, इसमें क्या करिएगा? मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? ट्रांजिशन टू गांधी एरिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? जैसे मान लीजिए यहीं से हम अगर ट्रांसलेट करें, काउजेज मतलब कारण, आइडियोलॉजी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी को? विचारधारा। विचारधारा। रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। फेलियर ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स। एक सेंटेंस भी नहीं है, मतलब इस जितने भी हमने सेशन लिया है और जितना भी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया गया है टेलीग्राम पे, उसमें एक सेंटेंस भी अच्छे से नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है वो नहीं है। इतना नहीं डरना है। ओके सर। सर ये जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं, पीडीएफ देखने से ही काम चल जाएगा या क्लास देखनी पड़ेगी यूट्यूब पर आपकी? पीडीएफ देखिए, अगर आप 25th मई को, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, तो 25th मई को अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो नहीं देखिए, पीडीएफ से ही काम चला लीजिए। और जो तो मतलब लाइव देख रहे हैं, मतलब स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हो थोड़ा सा। अगर स्पीड बढ़ा के देख लेते हो तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देख रहे हैं उसी समय ऐसा माइंड सेट रखिए कि हमें दोबारा पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे यूज करना है वैसे यूज कर लीजिए। इस सेशन का मकसद यही है कि आपको बताना कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है।
इंफॉर्मेशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करके उसको अप्लाई करके कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। इंटरप्रेटिव लेंस को थोड़ा सा वाइडन हम कर रहे हैं कि देखो इस तरीके से पढ़ा जाता है। हमने 10 साल दिया है, 4 साल से कोचिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पीडीएफ में लगे हुए हैं शेयर करने में, बेसिक बुक एकदम पूरा गायब है। ठीक है, तो बेसिक्स बुक्स का कोई कोर नहीं है और ना ही कोई कंपैरिजन है। और इस जो सेशन चल रहा है प्रीलिम्स एसेंशियल्स का, उसमें एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट कीवर्ड्स लिखा हुआ है। आप हिंदी में पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं या सुन ले रहे हैं, आप उसको हिंदी मीडियम के बुक्स में जाके पढ़ लीजिए ये चैप्टर्स। ठीक है, और मॉडर्न स्पेक्ट्रम के लास्ट में समरी दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको वहां से देख लीजिए। कल मैं देख रहा था मॉडर्न स्पेक्ट्रम की समरी, जो कल मैंने सेशन लिया है, आईएनसी सेशन, आईएनसी वाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, और भी 2 3, तो मैंने देखा कि मेरा मटेरियल, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कंसाइज और अच्छे वे में दिया, मतलब हम लोग लेके आए हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग उससे, बुक हमने भी वही बुक पढ़ा हुआ है, लेकिन और अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीजें यहाँ पे है। तो इतना नहीं डरना है इंग्लिश से, एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, और इंग्लिश का कंपलसरी पेपर तो देना ही है। इंटरव्यू में मान लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन समझने की तो इतनी एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अंग्रेजी में क्वेश्चन बोल जाए, हम क्वेश्चन समझ गए, और हम हिंदी माध्यम से हैं, तो हम हिंदी में जवाब देंगे। अब 2 लाइन का अगर क्वेश्चन वो पूछ दिया और समझ ही नहीं पाए, तो क्या आप सिलेक्शन का उम्मीद रखते हो खुद से या बोर्ड से, है ना। अगर ये 4 लाइन का रहता तो हम इतना नहीं बोल पाते, जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। अली अलीपुर अलीपुर बॉम्ब केस, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग, ठीक है, जुगान्तर, अरविंदो घोष ने लिखा, अनुशीलन समिति बरिंद्र घोष, इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एमसीक्यूज का एग्जाम है, आपको टिक मारना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन शुरू में क्या था, हाँ एक क्वेश्चन, जी सर, के ओएमआर सीट की देखिए, क्वेश्चंस। हाँ जैसे हम लोग बोले हैं कि 1 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में। फर्स्ट राउंड में जो सॉल्व करेंगे हम लोग 100% श्योरिटी के साथ, जैसे हम आपसे पूछें, जैसे हम पूछे अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल सर में यूज होती सर है। आपने उसके लिए क्लास अलग से लेते बोले तो तभी बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये बस यहाँ तक 100% श्योरिटी वाले को करा आपने, 35 क्वेश्चन करा आपने, ठीक है, तो ये 35 जाके ओएमआर में बबल कर दीजिए, पहला बार में। फिर दूसरा बार में करा, फिर ओएमआर में जाके बबल कर दीजिए। फिर तीसरा बार करा, बबल करिए, और काउंट जल्दी जल्दी से 3 3 करके ऐसे कर लीजिए। मैं 2 2 करके, 2 2 4 2 6 2 8, 8 क्वेश्चन हुआ, पता चल गया कि मेरा स्कोर 75, मतलब 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, पता चल गया कि फेल हो रहे हैं। और ये भी 35 में से 3 4 गलत होते हैं, पता चल गया फेल हो गए, तो अपना क्या करना है, अटेम्प्ट बढ़ाना है। अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए 2 4 सेशन लेके आते हैं, क्या करेंगे, चलिए। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, पहला फेज वही सूरत स्प्लिट, जो स्वदेशी वाला चला था, सूरत स्प्लिट हुई, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है रेवोल्यूशनरिस्ट की। और और मॉडरेट का 1885 से ही स्टार्ट हो जाता है कहानी। देखिए, काउजेज एंड आइडियोलॉजी, इस पे ध्यान देना है। रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो मैंने बोला, स्प्लिट हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ। और मॉडरेट, फेल्योर्स ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स, जो मॉडरेट्स बिलीव करते थे प्रेयर पिटीशन पे, तो उसका फेल्योर हुआ, वो भी एक कारण था। और इन्फ्लुएंस ऑफ आयरिश एंड रशियन रेवोल्यूशनरीज, वहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन होते थे, लेते थे लोग, जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर देते थे और 4 5 लोगों को मार देते थे, तो उससे भी ज्यादा काफी इन्फ्लुएंस हुई थी अपनी जो एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। प्रोपेगेंडा बाय डेट, ठीक है, कर्म करके बताओ कि हम ब्रिटिशर्स तुमको नहीं हराने देंगे, गोली मार के, गोली मारो, बम से उड़ाओ, करके दिखाएंगे, तब डर पैदा होगा ब्रिटिश में, तो वो लोग छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ये वाले फिलोसफी फॉलो करते थे। मेजर इवेंट्स
क्या हुआ था, अलीपुर बम केस 1908 में, ये ईयर हमेशा याद होना चाहिए। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग, किंग्स फोर्ट है, उन पर अटैक हुआ था लेकिन वो नहीं थे, उनकी वाइफ और बच्चे घायल हुए थे 1908 में। ठीक है, अनुशीलन समिति ऑर्गेनाइजेशन कौन था, बरिंद्र घोष थे, और जुगान्तर अरविंद घोष। सब फैक्ट्स यहाँ से यहाँ तक गोल्ड क्वाइन है, इसको यहाँ से कलेक्ट करो। यूपीएससी क्या फोकस करती है, आप इसको खुद से पढ़ना। बंगाल रेवोल्यूशनरीज, बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी सेंटर बंगाल ही थी पहले, उसके बाद पंजाब शिफ्ट होती है। फोकस्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पहले खत्म करो। यूज्ड इंडिजिनस बॉम्ब, हाथ से बनाते थे ये लोग, पैसे इकट्ठे करके विदेश भेजते थे, जैसे जर्मनी भेजा गया और भी दूसरे कंट्रीज भेजे गया, वहां से बॉम्ब मेकिंग का तरीका सीख के आते थे और वहां से बॉम्ब बनाना सीखते थे। जैसे घोष मैनुअल, वो अपना एक एसओपीज भी निकाले थे। एस्टैब्लिश सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज भी इन्होंने एस्टैब्लिश करा। कहीं से भी मतलब स्टेटमेंट आप डिकोड कर सकते हो, मतलब इतना इंफॉर्मेशन रखने का ये तात्पर्य है कि आप इन सब इंफॉर्मेशन के हेल्प से, कंक्लूजन से, लॉजिकल रीजनिंग लगा के स्टेटमेंट को डिकोड करके एलिमिनेट करना है। किंग्सफोर्ड असैसिनेशन हुआ, अटेम्प्ट इन 1908, यही हुआ अलीपुर बम। उसके बाद रोड्डा एंड को आर्म्स हिस्ट, ये कंपनी बनाई गई थी। डी राम बोस का नाम आता है, 18 साल की उम्र में ही शहीद हो जाते हैं। फिर प्रफुल्ल चाकी जो एक पार्क में अपने आप को गोली मार लेते हैं, शायद सही हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिविटीज हुई, इंस्पायर्ड बाय तिलक्स रेसियल राइटिंग्स। ठीक है, लिंक्ड विद बंगाल ग्रुप्स। फिर नासिक कॉन्स्पिरेसी होती है, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था। जैक्सन का एसेसिनेशन होता है 1909 में। विनायक सावरकर, अभिनव भारद्वाज, दामोदर विनायक सावरकर। फिर चापेकर ब्रदर्स का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, फिर सावरकर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है अंडमान में, मतलब काला पानी की सजा। फिर इंडिया हाउस लंदन में, अ, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना होती है। ये सब फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट मॉडर्न स्पेक्ट्रम के बुक से नहीं है, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी। एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पंजाब एंड दिल्ली में क्या क्या हुआ, फोकस्ड ऑन सिंबॉलिक टारगेट्स, कि जो मेन फिगर है उन पे अटैक करिए। जैसे हार्डिंग शायद आ रहे थे जमा मस्जिद की तरफ से लाल किला के, तो वहां पे अटैक किया गया था। स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा का सपोर्ट था, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, तो समझ रहे थे कि ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और जबरदस्ती ये सब हो रहा है। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1912 में हुआ। बॉम्ब अटैक ऑन वायसराय हार्डिंग, जो मैं बोला वही बात यहाँ पे आ गई। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी, रासबिहारी बोस पे फोकस करी है। हम लोगों ने कल देखा था कोमागाटू मार इंसिडेंट 1914 में हुआ, उसका इम्पैक्ट। और गदर न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वो सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट वाले बॉर्डर पे होता था, ईस्ट साइड, सॉरी वेस्ट साइड में। तो इंटरनेशनल नेटवर्क था बहुत सारा, सेफ हेवन्स इन यूरोप एंड अमेरिका। लोग वहां पे जो शिक्षित थे वो ब्रिटिशर्स का साथ ना देके इंडियंस का साथ देते थे, कि दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड एंड मतलब कॉलोनाइज्ड। फंडेड थ्रू डोनेशन, डोनेशन के थ्रू फंडिंग मिलती थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में, जो ऊपर देखें। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, मैडम कामा फ्लैग डिजाइनर थी और इन्होंने झंडा भी फहराया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी शायद ये दूसरे एक देश में गए थे, देश का नाम याद नहीं है। ठीक है, और वुमेन रेवोल्यूशनरीज भी काफी थी, प्रोवाइडेड शेल्टर एंड इंटेलिजेंस। जो नेशनलिस्ट उनको देते थे, आर्म्स स्ट्रगल में भी भाग लेती थी। जैसे सिस्टर निवेदिता, ये अंग्रेज थी। दुर्गावती देवी भगत सिंह की सहयोगी थी। मैडम का माँ तो जान ही रहे हैं, ये फ्लैग वाला। प्रीति लाल वडेडा बाद वाले फेज में आई, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आई। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट लेके आई भारत के डिफेंस में। अलीपुर एंड मनीकाताला ट्रायल हुआ, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई। फिर सीआईडी एस्टेब्लिश्ड जो हुई थी, उसको और ज्यादा पावर दिया गया। ठीक है, टीथ दिया गया, दांत दिया गया काटने के लिए। ट्रांजिशन टू गांधीयन एरा, फिर गांधी आए और समझ गए कि हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। जितना हिंसा का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए एक छोटा बेटा है और छोटा भाई है, कोई भी है, अगर वो कोई दो झापड़ मार दिया, चुपचाप खा लिया, ठीक है, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वो पलट के जवाब दिया, बहस हुआ, या वो भी दो तीन हाथ लगा दिया, तो फिर वहां से इंटेंस होगा, और जो ज्यादा मजबूत होगा वो अच्छे से पीट देगा। तो भारत ऐसे ही कमजोर था, तो पिटा जाता। तो गांधी को मालूम था कुछ होने वाला नहीं है, पिटा ही जाएंगे, तो वो फिर नॉन वायलेंस, फिर सत्याग्रह, जो साउथ अफ्रीका में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका
प्रैक्टिकल यहाँ पे उन्होंने किया। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 विच एंगेजमेंट हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारतीयों ने ब्रिटिश को सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। ठीक है, लेकिन वही वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो कांग्रेस के बिना कंसल्ट के वॉर में पार्टिसिपेट कर गई और कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन दे दिया, बिकॉज ऑलरेडी वी हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो चाह रही थी कि आप मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या उससे पहले आप डोमिनियन स्टेटस दो, रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को ज्यादा दो पार्लियामेंट में। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बार बार आ रहा है, जलियांवाला बाग मासेकर, शिफ्ट मास मूवमेंट, गांधी आए तो मास मूवमेंट। बिना मास मूवमेंट, वर्कर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस के बिना मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। गांधी न्यू इट, गांधी जानते थे इसको। फिर उसके बाद पैरामीटर, बंगाल ग्रुप्स, महाराष्ट्र ग्रुप्स, दो जगह सेंटर था और एक पंजाब में भी लेटर। पंजाब भी एक सेंटर के रूप में उभरा बाद में। बॉम्ब मेकिंग एक्सपर्टीज, महाराष्ट्र में टारगेटेड एसिनेशंस, कि डायरेक्ट टारगेट करो, एसेसिनेट करो। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म यहाँ पे आया क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष, एम एन रॉय वहाँ पे काफी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज थे, तो उनसे काफी इन्फ्लुएंस था। फिर उसके बाद रैशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट। अगर यही लाइन अगर आपको मालूम है, बस यही दो लाइन मालूम है, बंगाल में रैशनलिस्ट और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का इम्पैक्ट था, क्योंकि अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम एन रॉय और भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, और एक दो है नाम भूल रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद भी उधर चले गए थे बाद में। तो अगर स्टेटमेंट आता है, आप आराम से स्टेटमेंट को डिकोड कर दोगे। जरूरी नहीं है कि जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है वही सारा क्वेश्चंस आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ दोज नॉलेज, उस नॉलेज का, इस नॉलेज का हेल्प लेके एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन वाला, क्योंकि अभी 3,000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था। 1,000, रफली स्पीकिंग 1,009 का सिलेक्शन हुआ, लेकिन मान के चलते हैं 1,000 लोगों का, 2,000 लोग क्या बैठ के रो रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, 2 दिन होंगे डिप्रेस्ड। ठीक है, ये सब लोग प्रीलिम्स निकालेंगे। 100 मान लेते हैं, 100 अपवाद मान लेते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम लोग को लगता है कि 90% लोग इसमें से प्रीलिम्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? और प्लस ये मान लो कोई 5 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट, कोई 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट वाले होंगे। तो यूपीएससी हमेशा जो पेपर सेट होती है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। और आपका 35 प्लस क्रॉस होगा ही नहीं होगा। फर्स्ट जो मैंने बताया कि 3 राउंड में सॉल्व करना, फर्स्ट राउंड में जो 100% श्योरिटी के क्वेश्चन होंगे, 35 प्लस पहुंच गया तो काफी अच्छी तैयारी है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। जो इसको जितना जल्दी समझ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का इम्पोर्टेंस समझा, ठीक है, वही एग्जाम को निकाल पाएगा। ठीक है, और जिसका जैसा प्रिपरेशन होता है, जो बैंडविथ होता है 25 से लेके, जो मान लो फर्स्ट टाइम ये 20 से लेके 35, मैक्सिमम 40 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इतने ही परसेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे विथ फुल एक्यूरेसी। और 2 से 5% ह्यूमन एरर तो होता ही है, नोट की जगह वो पढ़ लिए, दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्वेश्चन उससे थोड़ा सा सिंक था लेकिन गलत कर दिए, तो ह्यूमन एरर होता ही है, वी आर ह्यूमन। ठीक है, स्पेशल यूपीएससी फोकस एरिया, और जो इस बात को समझ लेगा, और मैं सोच रहा था आज ऑफिस में बैठ के, प्रीलिम्स 6 महीना का ही गेम है। 6 महीना जो अच्छे से डिसिप्लिन के साथ पढ़ लिया, उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा, सब चीज छोड़ के। ठीक है, जैसे मैं उस दिन 12 दिन बोल रहा था, तो किसी ने बोला कि सर 2 दिन में, 1 दिन में पीवाई कैसे होगा? तो चलो ना भाई, 8 दिन ले लो। 20 डेज में एक सब्जेक्ट पूरा करना है, 1 महीने में, सॉरी, 2 महीने में 3 सब्जेक्ट, 4 महीने में 6 सब्जेक्ट को ही करना है, 4 मंथ्स, 6 सब्जेक्ट। और ये कौन है? मोहम्मद आलम। देखिए अगले बार से ऐसा करिएगा, हम रिमूव कर देंगे। तो 6 महीने का ही गेम है, अगर आप खुद से सोचिए। 6 महीने का ही गेम है, और साल भर नईम, नईम आपका माइक ऑन क्यों है? सर मैं तो इसको बोल रहा हूँ यार, कभी आ रहा है, कभी सर कुछ कोई कभी। न्यू न्यू स्टूडेंट जुड़ा है, उसने किया है सभी है। क्या? सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिएगा।
सर Шукаєш न्यू жіночку, स्टूडेंट щоб जुड़ा है कोई потарабанитись? उसे। कल से लिंक टॉपर ग्रुप्स में डालेंगे, ठीक है, मेन ग्रुप में नहीं डालेंगे, ठीक है। और कौन कर रहा है, चलिए तो सेशन बंद माइक कर, ऑफ करवा और दीजिए। कल से टॉपर्स ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, सेशन बंद किया जाता है। या ठीक है। हिटलर